मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी करी है जो इस समय पूरे के पूरे मीडिया जगत में चर्चा का विषय बनी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर पहुंचे थे। वहां उन्होंने कहा कि आजकल अखबार या मीडिया हाउसेस को इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि अपने गलत धंधों को छिपाया जा सके। क्या कुछ कहा है, पहले उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। और विचारों के आधार पर परिवर्तन का वाहक अखबारों में स्वदेश बना है। गर्व के साथ मैं कहता हूं। और एक युग ये व्यावसायिक पत्रकारिता का युग, सचमुच में बड़ा कठिन युग है। बड़े औद्योगिक घराने या तो टीवी का चैनल चला रहे हैं या अखबार निकाल रहे हैं। मैं क्षमा मांगते हुए कहना चाहता हूं कि किसी को अपना धंधा बहुत अच्छा चलाना हो और उसको प्रोटेक्शन चाहिए तो ऐसे भी कि एक अखबार निकाल दीजिए, बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा। शराब के ठेकेदार अखबार निकाल दे, रेत बेचने वाले अखबार निकाल मारे, प्रोटेक्शन के लिए अखबार। बड़े औद्योगिक घरानों के समाचार चैनल, सचमुच में ऐसे में टिके रहना बहुत कठिन काम है, आसान नहीं है। तो आपने देखा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधा यहां पर कटघरे में खड़ा किया है पूरी मीडिया जगत को, और कहीं ना कहीं इसमें काफी कुछ सच्चाई भी है। और आखिर इस पूरी टिप्पणी का मतलब क्या है, मकसद क्या है और इसके पूरे आयाम क्या है, चर्चा करेंगे रविंद्र जैन सर से। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, टिप्पणी आपने सुनी है, किस तरफ इशारा है और इस समय इस वक्त पर इस टिप्पणी का कितना बड़ा महत्व है? देखिए, शिवराज सिंह चौहान को जितना मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, बड़े सहज नेता हैं। वो इस तरह की टिप्पणियां करने के आदी नहीं हैं। लेकिन 17-18 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद उन्होंने जो देखा है, जो भोगा है, जो महसूस किया है, कहीं ना कहीं उनके मुख से वो निकला है। मध्य प्रदेश में नहीं, ये पूरे देश की स्थिति है कि मीडिया हाउसेस जो खोल रहे हैं या मीडिया हाउस में जो आ रहे हैं, वो लगातार ऐसे लोग आ रहे हैं जो या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, शराब का व्यवसाय करते हैं, रेत का व्यवसाय करते हैं, उनके अपने प्लांट बने हुए हैं। तो निश्चित तौर पे उनके तमाम सारे व्यवसायों को छुपाने के लिए, उन व्यवसायों को बचाने के लिए वो मीडिया हाउस में आते रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि देश के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अडानी ने भी मीडिया हाउस खोलने की बात की है। हमने देखा तमाम सारे टीवी चैनल की ऑनरशिप इस समय अंबानी जी के पास है। हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो अभी पिछले कुछ दिनों से 2 बड़े इनकम टैक्स की रेड हुई हैं। एक बहुत बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन एक बहुत बड़े मीडिया हाउस जिसका हम बहुत सम्मान करते हैं, जो इस बात का दावा करते हैं कि उनका अखबार देश का सबसे तेज बढ़ता हुआ अखबार है, सबसे विश्वसनीय अखबार है। लेकिन जब इनकम टैक्स रेड हुई तो ये तमाम सारी चीजें छन के सामने आई कि उन पर लगभग 35,000 करोड़ का कर्जा है। और वो अखबार के अलावा तमाम जैसे व्यवसायी भी करते हैं, वो तमाम सारा पैसा जो उन्होंने लोन से लिया तो दूसरी संस्थानों में उन्होंने डाला, डाइवर्ट किया, ये तमाम सारी चीजें सामने आई। आपने देखा होगा पिछले दिनों जितने भी नए अखबार आ रहे हैं, नए संस्थान आ रहे हैं, उनके मालिकों को आप देखेंगे या उनके ग्रुप को आप देखेंगे तो कोई रेत का काम कर रहा है, कोई शराब का काम कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही, 2-4 दिन पहले ही, या अभी चली रही है एक लगातार इनकम टैक्स की रेट मध्य प्रदेश में चल रही है, एक बड़े ग्रुप के ऊपर चल रही है। 3 चैनल हैं उनके मध्य प्रदेश में, और उनके व्यवसाय के बारे में भी जो छन का बाहर आ रही है बातें, वो भी यही आ रही है बातें कि लगातार वो कहीं ना कहीं अपने व्यवसायों को छुपाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो लगभग 200-250 करोड़ रुपए का ऐसा इनकम बताई जा रही है जिस पर उन्होंने टैक्स नहीं दिया है। और इस तमाम सारी चीज़ों को किस पर्दे में छुपाया जाता है, एक मीडिया हाउस बना के उस पर्दे के पीछे लाया जाता है। एक चीज और है आशुतोष जी, मैं बताऊं कि मैंने देखा कि भोपाल के तमाम सारे ऐसे बिल्डर, मध्य प्रदेश के तमाम सारे ऐसे लोग जो इस तरह का व्यवसाय करते हैं, वो कभी मुख्यमंत्री से आसानी से नहीं मिल पाते। लेकिन यदि वो एक मीडिया हाउस खोल लें और 4-6 बड़े पत्रकारों को रख लें और पत्रकार मुख्यमंत्री से अप्रोच करें, तो ना केवल उनकी मुलाकात होती है, साथ फोटो खींचते हैं, साथ डिनर करते हैं, फिर मुख्यमंत्री जी उनके कार्यक्रमों में जाने लगते हैं, तमाम सारे मंत्री जाने लगते हैं, तो उनका एक ओहदा बढ़ जाता है। तो मीडिया का उपयोग एक प्लेटफॉर्म के रूप में किया जा रहा है अपने 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 छवि को चमकाने के लिए, अपने व्यवसायों को बढ़ाने के लिए। और ये केवल मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है, ये देश में हो रहा है। लेकिन शिवराज जी का ये कहना तो निश्चित तौर पे एक मैं बहुत बड़ा संकेत मानता हूं। और मैंने अपने ट्विटर पर शिवराज जी से निवेदन किया है कि शिवराज जी, आपको यदि ऐसा लगता है कि लोग अपने व्यवसाय छुपाने के लिए ये कर रहे हैं, तो आप उन मीडिया संस्थानों को सरकारी विज्ञापन देना बंद कर दीजिए। सरकारी विज्ञापन देना बंद कर दीजिए। कई पहलू है सर, मेरे कई सवाल भी आ रहे हैं मेरे जहन में। सवाल नंबर 1 ये
कि इससे कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर पूरा अगर स्पॉटलाइट देखें तो कोई एक दो संस्थान ऐसे नहीं है, काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ का आपका व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है। तो इसको कैसे अलग करें, कैसे पत्रकार कहीं ना कहीं रोजगार की तलाश में रहता है एक पत्रकार, जब वो तो अपने पूरे संस्कारों को लेकर जाता है, जब शुरुआत करता है उसके अंदर तो पत्रकारिता की कहीं ना कहीं अपनी कलम को साबित करने का जज्बा होता है, लेकिन जब वो उस परिवेश में जाता है और तब पता चलता है कि संस्थान में उसको संस्थान के व्यावसायिक हितों को साधना है और उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, उसके स्तर पे नहीं, बड़े हाई स्तर पे, बहुत ही ऊंचे स्तर पे, या कहा जाए कि संपादकीय स्तर पर, ऐसी स्थिति में पत्रकार क्या करे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगने लगा है कि अब समय आ गया है कि इन तमाम सारे की समीक्षा होना चाहिए कि अब मीडिया कैसा होना चाहिए, मीडिया का चेहरा कैसा होना चाहिए, मीडिया में काम करने वालों की कार्यशैली कैसा होना चाहिए। इसके लिए चाहे तो एक बहुत बड़ी एक टीम बनाई जा सकती है, एक समिति गठित की जा सकती है राष्ट्रीय स्तर पर, जो इन तमाम सारी चीज़ों को अध्ययन करे। मैं देखिए, मैं हूँ एक पत्रकार हूँ और मेरा खुद का व्यवसाय पूरी तरह से पत्रकारिता है। मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्थान में जॉब करना है। अब मैं इस बात की यदि जांच करने बैठ जाऊंगा कि उसके व्यवसाय क्या है, तो मैं शायद ही किसी संस्थान में काम कर पाऊं। लेकिन ये भी सरकार को देखना होगा कि एक व्यक्ति जो 30 साल से लगातार सिर्फ पत्रकारिता कर रहा है और यदि वो निष्पक्ष पत्रकारिता करना चाहता है तो सरकार को उसका ध्यान रखना चाहिए। फिर ये इसका आंकलन कैसे होगा सर कि निष्पक्ष और पक्ष या निष्पक्ष? उसी के लिए मैंने कमेटी बनाने की बात की है। मैं उसी के लिए कि आप ऐसे पत्रकारों को तलाशिए जो निष्पक्षता से, जो अपने व्यवसाय अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं, जो किसी अखबार मालिक के पिट्ठू बन के काम नहीं कर रहे हैं, या उन्होंने अपनी कलम को अखबार मालिक की तिजोरी में नहीं रखा। ये सरकार कैसे ढूंढेगी? इसका मतलब फिर मैंने सरकार से सिर्फ इतनी अपेक्षा की है कि वो पत्रकारों की ही टीम बनाए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो एक टीम बनाए, वो अपनी अनुशंसाएं सरकार को दें। ये अगर ऐसी टीम अगर सरकार उसका गठन करेगी सर, तो क्या उस पर ये आरोप नहीं लगेंगे साहब ये तो सरकार जो है, किसी भी सरकार हो सकता है कि भाई बीजेपी की हो सकता है कांग्रेस की हो सकता है दूसरे दल की हो, तो कहीं ना कहीं जो कमेटी बनेगी उसके जो पदाधिकारी रहेंगे उस पर आरोप लगेंगे साहब ये तो फलानी विचारधारा से प्रेरित है इसलिए सरकार ने इनको पदाधिकारी बनाया। देखिए, तो क्या आपको नहीं लगता कि इंडिपेंडेंट जो है पत्रकारों के बीच से ऐसी कमेटी बननी चाहिए जिसपे जो निष्पक्ष हो, जिन पे किसी प्रकार का आरोप न लग सके? देखिए, पत्रकार खुद बना भी लेंगे और अनुशंसाएं कर देंगे तो मानेगा कौन? जब तक कमेटी का गठन सरकार नहीं करेगी। आप लोकसभा स्तर पर बनाइए, आप विधानसभा स्तर पर बनाइए, विधानसभा को रिपोर्ट दें और विधानसभा उसके बाद में उस पर चर्चा करे। आप कुछ तो करिए, क्योंकि अब ये समय आ गया है कि जब हमें इन मुद्दों पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। वरना क्या हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो 5वीं पास हो या 5वीं फेल हो, वो आता है और जरा सा लगता है कि उसके पास 4 पैसे आ गए हैं, उसके धंधा शुरू हो गया है, तो कोई ना कोई अखबार निकाल लेता है, एक साप्ताहिक अखबार का रजिस्ट्रेशन करा लेता है, कॉलर ऊपर करके घूमता है कि हम पत्रकार हो गए, हम बहुत बड़े वो हो गए, जबकि वो 4 लाइन नहीं लिख पाते हैं। हमने ऐसे लोगों को देखा है आशुतोष जी, जिनको मतलब हिंदी में लिखना नहीं आता, वरिष्ठ पत्रकार है मध्य प्रदेश में, देश के बड़े पत्रकार हैं। ये तो हम सब कहना चाह रहे हैं, कहना है कि जो संपादक नाम की जो व्यवस्था थी, जो इस तरह का मूल्यांकन पहले करती थी और समझाइश देती थी कि क्या लिखना है क्या पढ़ना, वो पूरी तरह से धराशायी हो गई है। कहीं ना कहीं बहुत कम इस तरह के संपादक बाकी बचे हैं जो इस तरह का निर्देशन देते हों। मेरा सवाल थोड़ा सा, और मैं इसमें चर्चा में जाना चाहूँगा सर, सवाल दूसरा ये भी है कि अगर हम अब थोड़ा सा स्पॉटलाइट को थोड़ा घुमाते हैं और हम उन संस्थानों के मालिकान के पक्ष को जानने की कोशिश करते हैं, तो वो कहेंगे कि देखिए साहब, हम निष्पक्ष रहें, इसके लिए हमने पत्रकारिता को अलग रख रखा है और बाकी अपने धंधों को अलग रख रखा है, जिससे हम उसकी फंडिंग से अपने पत्रकारिता संस्थान को चलाएं। क्या दूसरा धंधा करना गुनाह है? ये वो उसमें अपनी वो कहीं ना कहीं दलील दे सकते हैं। ऐसी दलीलों को कैसे सामना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उस धंधों में तमाम पेच होते हैं, नमक में कितना आटा है और आटे में कितना नमक है, इसका कैसे मूल्यांकन, बहुत ही महीन ये बात है, चर्चा हो रही है, तो इसलिए मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कैसे ये विषय को हम उसको सेग्रीगेट करेंगे। देखिए, ये बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि मैंने देखा है कि अब जो लास्ट पीढ़ी निकली है वो मुझे लगता है कि संपादक नाम की अंतिम पीढ़ी है। अब तो कोई संपादक है नहीं, अब तो मैनेजर हैं। अखबारों में देखें, टीवी चैनलों में देखें, मैनेजर ज़्यादा आ गए हैं। और मैं इन्हीं मुद्दों पर, ये तमाम सारी जो समस्या हैं, इन्हीं मुद्दों पर मैं चाहता हूँ कि कमेटी बने, उसको पूरी की पूरी उसका रिव्यू करें और रिव्यू करने के बाद सरकार को या विधानसभा को या लोकसभा को अपनी अनुशंसाएं करें। यदि मीडिया को नहीं संभाला, राष्ट्र निर्माण का बड़ा काम मीडिया करता है, यदि हमने इसको नहीं संभाला तो निश्चित तौर पर, जैसे कहते हैं ना कि पूरे कुएं में भांग गिर गई है और हम सब कहीं ना कहीं पतन हो रहा है, तो मीडिया का भी पतन उसी तरह से होता रहेगा। मैं आपको बताऊं कि पहले, आज से 25-30 साल पहले पत्रकार कैसे बनते थे। कोई भी व्यक्ति के अंदर विचार आता था, वो आगे पत्रकारिता सीखना शुरू करता था, बड़े पत्रकार उसको सिखाते थे, उस तरह के पत्रकार बनते थे। लेकिन अब पत्रकार कैसे बनते हैं? आप किसी न किसी इंस्टीट्यूशन में आप प्रवेश लेते हैं, पढ़ाई करते हैं। पहले पत्रकारिता की पढ़ाई नहीं थी, लेकिन अब पत्रकारिता की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। तमाम सारे उनको अनुभव होते हैं, तमाम सारे उनके
मतलब उनको तमाम सारी प्रशिक्षण दिया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि पत्रकारिता में जैसे एक इंजीनियर होता है, वो भवन बनाने के लिए हमें एक इंजीनियर चाहिए, उसके बाद डिग्री होती है, लेकिन आज की तारीख में भी इतने संस्थान बनने के बाद भी सरकार ने ये लागू नहीं किया कि पत्रकारिता का करने वाला व्यक्ति या जिसको हम सरकार अधिमान्यता दे रही है पत्रकार के रूप में, उसके पास कम से कम 15-20 साल का अनुभव या डिग्री तो होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त, लेकिन बगैर डिग्री का अधिमान्यता दी जा रही है। इन सब चीज़ों को रोकना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ सुधर जाएगा या सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इतना तो है कि हम यदि प्रयास करेंगे, पहली सीढ़ी चढ़ेंगे तो धीरे धीरे हम ऊपर तक पहुंच पाएंगे और इसको सुधार पाएंगे। सरकारें कम से कम कोशिश तो करें, लेकिन अभी लगता नहीं है। शिवराज जी ने जो बात कही है स्वदेश को लेकर, स्वदेश ग्वालियर का जो संस्थान एक बहुत बड़ा अखबार है दैनिक स्वदेश, उसके 50 साल पूरे होने पर जब वो वहाँ गए थे तो शिवराज जी ने ये महसूस किया कि एक ऐसा संस्थान है जो अपनी विचारधारा पर अडिग होकर चल रहा है और उस संस्थान का कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है, मतलब वो एक ट्रस्ट टाइप है जो चला रहे हैं। वो भी शिवराज जी चाहते हैं कि ट्रस्ट बनाया जाना चाहिए जिसके कोई दूसरे वो ना हो और वो ट्रस्ट अखबारों का संचालन करें। बिल्कुल सहमत हूं सर, लेकिन रविंद्र सर ये भी तो समझाइए आप कि जब इस तरह से कोई संचालन करता है, बहुत अच्छी बात है, काबिल गौर है, काबिल तारीफ है, गर्व होता है हमें भी सुनकर, खुशी होती है इस बात को जानकर, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है ना कि फिर वो सीमित दायरे में काम कर पाता है। उसका मुकाबला उन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से है जो कहीं ना कहीं अनाप शनाप कमाई लेके बैठे हैं, जो फ्री में अपने अखबार को बांट सकते हैं, जिनका सर्कुलेशन हजारों में नहीं लाखों में होता है। और स्वदेश जैसे जो संस्थान है जिनकी तारीफ खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं, हम चाहेंगे कि और भी ऐसे संस्थान हो, लेकिन उनको ब्लैक एंड व्हाइट से कलर पेज में आने में कितना वक्त लगता है और उसके बाद सर्कुलेशन में कितना वक्त लगता है, तमाम खर्चे पहुंचने में कितना वक्त लगता है। दो चीजें बताना चाहता हूँ कि अंग्रेजों जैसे ताकतवर लोगों से हमारे घरों के अंदर वो ट्रेडल मशीन पर निकलने वाले अखबारों ने उनका मुकाबला किया था। आप देखिए अंग्रेजों से कितना बड़ा मुकाबला किया कि अंग्रेज ढूंढते थे कि ये समाचार पत्र कहाँ से छप के आया। अब वो स्थिति नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये मेरा अपना खुद का मूल्यांकन है कि 2023 के बाद अखबार बंद होना शुरू होंगे और 2026 में शायद हिंदुस्तान में आखिरी अखबार छपे, क्योंकि जिस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी आ रही है, अब प्रिंटिंग का दौर धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। अगले 3-4 साल बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है, क्योंकि सूचनाओं का जो स्रोत है वो बदल गया है। अब हमें डिजिटल पे हो गए हैं, हम टीवी पे आ गए हैं, और इसके बाद और क्या होने वाला है आप देखते जाइए, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, तो उसी के हिसाब से हमें भी बदलना है। तो मेरा ये कहना है कि जब हम एक ट्रेड मिल पर अखबार निकालकर अंग्रेजों का मुकाबला कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं ये डिजिटल जो दुनिया आई है, नया जो टेक्नोलॉजी आई है, इस पर जो खबरें आ रही हैं उस पर हम कुछ लगा सकते हैं और उन उस तरह के खबरें दें जो सच के समीप हों, और इस पर काम करने वालों को हमें संरक्षण देना चाहिए। मेरा ये कहना है कि आशुतोष जी कि जब सरकार 80 करोड़ लोगों को अन्न दे सकती है, तो क्या 2000 पत्रकारों को ऐसा गारंटी नहीं दे सकती कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता करिए, आपका घर चलाने की गारंटी सरकार की है। तो इस तरह की जब तक सोच डेवलप नहीं होगी ना, पत्रकारिता की निष्पक्षता की कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन सर क्या ये कहा जाए कि सिर्फ भारत में या हमारे देश के कई राज्यों में ऐसी समस्या है कि अमेरिका में जो बड़े विकसित देश माने जाते हैं, वहाँ पर भी इस तरह की खबर आई है कि कहीं ना कहीं जो सरकार आधारित मीडिया है, जो सरकार के चैनल का नाम लिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने तक फॉक्स न्यूज़ का नाम लेकर बोला था कि भाई देखिए, कई ऐसे चैनल्स का नाम लेकर उन्होंने कहा था, संस्थानों का नाम लेकर कहा था। इस तरह के आरोप तो वहाँ भी लगते रहे कि भाई आप सरकार के खिलाफ या सरकार के पक्ष में, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक पार्टी के पक्ष में, विपक्ष में इस तरह के जो मीडिया संस्थानें काम करते रहे। तो जो विकसित राष्ट्र है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं पत्रकारिता पर प्रश्न चिन्ह लगते रहे। नहीं, ये तो खैर लगते रहेंगे हमेशा। ये भी जब से पत्रकारिता शुरू हुई है तब से लग रहे हैं। विचारधारा की पत्रकारिता अलग है, जैसे आप देखेंगे अपने भारत में भी ये संघ विचारधारा के दक्षिणपंथी अलग हैं, इसके वामपंथी अलग है, वामपंथी समाचार पत्र अलग निकल रहे हैं, वहाँ के पत्रकार अलग हैं पूरी तरह से। ये सब तो चलेगा, लेकिन मेरा ये सोचना है कि आम जनता को राष्ट्र निर्माण की जहाँ तक बात हो और आम जनता को निष्पक्ष खबर देने की जहाँ बात हो, उसके लिए कम से कम सरकारों को कुछ समितियां बनाकर, कुछ वरिष्ठ पत्रकारों को सामने लाकर कुछ ऐसी नीतियां पर काम करना चाहिए कि पत्रकारिता को रोजगार मिल सके पत्रकार को, और इस पे कम से कम ऐसे लोग आए जिनके 2 नंबर के काम है या जो व्यवसाय को छुपाने के लिए इसमें आ रहे हैं। देखिए, यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं और पत्रकारिता भी कर रहे हैं या आपने संस्थान बना रखा है और उसमें कोई जैसा आपने बताया कि दोनों अलग अलग काम है, वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये होता है कि हम केवल पत्रकारिता के नाम पे हम अपना धंधा चमकाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, जैसा अभी आप देखा कि एशिया के 2 बड़े लोग भी पूरे मीडिया में कूद गए हैं, तो उनका धंधा यहाँ मध्य प्रदेश या हिंदुस्तान के लोगों को खबरें देना तो नहीं है। उनका उद्देश्य क्या है आप समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं। अब यदि सरकारें इस पर विचार नहीं करेंगी, यदि नहीं करेंगी, तो निश्चित तौर पर इसका जो पतन हो रहा है और होता चला जाएगा। मेरा यही कहना है कि कम से कम सांसद स्तर पर, विधानसभा स्तर पर कुछ कमेटियों का गठन होना चाहिए। जो छोटे प्लेयर्स पे तो सर निगाह रख ली जाएगी,
लेकिन अब जब सवाल उठता है कि जिन लोगों का 2 नंबर का धंधा है, जब ये कहा जा सकता है हाँ। कि हम यहाँ पर विदेशी मीडिया मतलब उसका एक फिक्स कर दिया गया कि इससे ज्यादा राशि होगी तो आपको अलाउ नहीं करेंगे, तो ये क्यों नहीं कहा जा सकता कि इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ना, वो यदि मीडिया ला रहे हैं तो उनकी निष्पक्षता के लिए भी कोई ना कोई एजेंसी बैठाई जाए और उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए कि किस तरह से ये सरकार के पक्ष में या खिलाफ है। या तो कह दीजिए आप कि ये सरकार का मीडिया है, आप घोषित, जैसे दूरदर्शन है वो सरकार का मीडिया है। तो जैसे अभी भी हम देख रहे हैं कि तमाम सारे आप देख रहे होंगे कि आज की तारीख में जितने भी टीवी चैनल हैं वो लोग समझते हैं, पाठक दर्शक सब समझता है कि ये अखबार का झुकाव किधर है, इस चैनल का झुकाव किधर है। लेकिन यदि वो घोषित कर देता है अपने आप को तो मेरे ख्याल है उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी विचारधारा का प्रचार कर रहा है। लेकिन यदि आप निष्पक्षता की भी बात कर रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि हम बिल्कुल निष्पक्ष खबर दे रहे हैं, सच खबर दे रहे हैं, और सच ये है कि आप उसमें मिलावट कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूं कि पिछले 10-15 साल से एक बहुत बड़ा धोखा दिया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है पता है आपको? पाठकों के साथ कहा जा रहा है कि नकारात्मक खबरें और सकारात्मक खबरें। अब मैं पिछले 35 साल से जर्नलिज्म में हूं, मुझे समझ में नहीं आता है कि खबरें नकारात्मक और सकारात्मक कैसे हो सकती हैं। खबर तो खबर होती है, कोई घटना घटी है, यदि वो घटना घटी है तो मेरे लिए खबर है। अब इस खबर को हम सकारात्मक और नकारात्मक कैसे बनाते हैं? जब हम उसमें अपने व्यूज डालते हैं, जब हम उस खबर को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं वो सकारात्मक हो जाती है। हम यदि उसमें मिर्ची लगाने की कोशिश करते हैं वो नकारात्मक हो जाती है। तो खबर होती है, खबर को खबर रहने दीजिए, उसको सकारात्मक और नकारात्मक बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सर अगर फैक्ट्स रखे जाएं, अब फैक्ट्स क्या नकारात्मक है सकारात्मक है, जनता पे छोड़ दिया जाए कि भाई ये फैक्ट्स हैं, ये देखिए आपको सकारात्मक और नकारात्मक करने के लिए एक पेज मिलता है संपादकीय, वहां संपादक अपने विचार रख सकता है घटनाओं को लेकर की, जो एक परंपरा रही है भारत में मीडिया की कि संपादक अपने विचार रखने के लिए संपादकीय पेज दिया गया है और बाकी सारी पेज खबरें देने के लिए था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हम बाकी पेजों पर भी अतिक्रमण कर रहे हैं और वहां भी हम कहते हैं कि आई हमारे नो निगेटिव न्यूज और नो पॉजिटिव न्यूज। ये जो तमाशा है ना, ये तो बंद होना चाहिए। एक बड़े संस्थानों से हम ये अपेक्षा नहीं करते कि आप अपने अखबार को सकारात्मक और नकारात्मक करें। मैं पुनः उसी बात पे आता हूं कि मुख्यमंत्री जी की पीड़ा को समझने की जरूरत है कि उन्होंने जो कहा है उन्होंने भोगा होगा। उनके पास जिस तरह के लोग जाते हैं, जिस तरह के लोग उनको सिफारिशें करते हैं और जो सिफारिशें मुख्यमंत्री के पास पहुंचती हैं मीडिया हाउस की, निश्चित तौर पे उनका दर्द, उस तमाम सारी चीज़ों को लेकर उनका ये दर्द चल रहा है। सर एक मैं और आपके कमेंट चाहूँगा अंतिम इस मुद्दे पर। जब हम कहते हैं कि कोई बड़ा व्यवसायिक प्रतिष्ठान आता है, इंडस्ट्रिस्ट आता है, या कोई भी ऐसे कुछ अखबार में या टीवी चैनल्स में या रेडियो में इस तरह के जो मीडिया हाउसेज में बिजनेस में उतरता है, 90% ये क्या वो लोग नहीं होते जिनके पहले से 2 नंबर के धंधे होते हैं? फिर उसके बाद 90% क्या वो लोग नहीं होते जिनके पहले से इस तरह के गलत धंधे चल रहे होते हैं, उसके बाद उसको शेड करने के लिए, उसको कवर करने के लिए, जैसे खुद मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, वो इस पेशे को अपनाने की कोशिश करते हैं मीडिया हाउसेस के। तो जब वो 2 नंबर का धंधा कर रहे होते हैं तो सरकार की ही एजेंसीज जिनका काम है उन पर निगाह रखना, अगर उसको उसी स्तर पर उनका गलत धंधों को रोक दे, तो क्या आपको नहीं लगता कि बहुत बड़े पैमाने पर जो मीडिया हाउसेस में आने की जो उनकी ललक रहती है वो शुरुआती दौर में खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनके 2 नंबर के धंधे पनप नहीं पाएंगे? देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बहुत सारे लोगों ने ये प्रयास किया करने का, उन्होंने ये करने का प्रयास किया कि यदि उनके 2 नंबर के धंधे हैं और उनको 2 चीजों से, एक तो उन धंधों को छुपाना है, एक व्यवसाय को बढ़ाना है। अगर पता चल रहा है एक व्यवसाय को बढ़ाना है। मैं आ रहा हूँ उस पर, आपकी बात पे आ रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि दो उनके उद्देश्य रहते हैं। एक ये उद्देश्य रहता है कि उनके 2 नंबर की चीजें छुपी रहें, दूसरा उनके संपर्क राजनीतिक सत्ता के गलियारों में बैठे हुए लोगों से बढ़ जाए, और तीसरा कि व्यवसाय उनका बढ़ जाए। ये 3 उद्देश्य उनके रहते हैं। लेकिन ये मतलब सौभाग्य की बात है कि मैं देख रहा हूँ कि जब से मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार इन सब चीजों की चिंता नहीं करती। उन्होंने सारी एजेंसियों को छूट दे के रखी हुई है कि यदि गलत काम कर रहे हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा मीडिया संस्थान हो, आप उस पर छापा मारिए। हालांकि इसमें भी मैं एकदम से उसको नहीं कहूँगा कि मोदी सरकार सभी कुछ अच्छा कर रही है। कई ऐसे संस्थान हैं जिनमें गड़बड़ियाँ तो हैं, लेकिन वहाँ पर अभी एजेंसियां नहीं पहुंच रही हैं। लेकिन ये बात सही है कि पिछले कुछ दिनों में एजेंसियों ने उन जगह हाथ मारा है जहां कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था अभी तक। मतलब लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इतने बड़े मीडिया संस्थान पे कोई प्रवेश भी कर सकती है कोई एजेंसियां। लेकिन पिछले दिनों छापे पड़े हैं और उनके तमाम सारे जो अंदर के काले चिट्ठे हैं या अंदर की जो चीज़ें हैं वो बाहर निकल कर आई हैं। अब जो जिस तरह की छापे पड़े हैं, जिस तरह का काम हो रहा है, अभी 4-6 दिन पहले भी हुआ है, मुझे लगता है कि बड़े बड़े संस्थान ये अखबार के वोट लेने की कोशिश जो कर रहे हैं ना, वो 2 बार सोचेंगे जरूर। क्या वो हम जरूरी नहीं है तो या तो ये कि वो सरकार की गोद में बैठे रहेंगे पूरी तरह, और या फिर ये होगा कि वो इस तरह के संस्थान मतलब अखबार नहीं निकालेंगे या मीडिया संस्थान में नहीं आएंगे। तो सरकार की नज़र तो इन पे है अभी, और सरकार कार्रवाई करने से भी अब हिचक नहीं रही है।
सरकार कार्रवाई करने से हिचक नहीं रही, लेकिन एक बात मैं जरूर यहाँ पर सरकार के सामने रखूंगा। जब सरकार के इतने बड़े नुमाइंदे या कहा जाए कि मुख्यमंत्री लेवल का जो बड़ा जनप्रतिनिधि होता है या कोई और बड़े केंद्रीय मंत्री या जनप्रतिनिधि इस तरह के जब वक्तव्य देता है, निश्चित तौर पर हम उसका सम्मान करते हैं, तमाम मीडिया हाउस से सम्मान करते हैं, पत्रकार सम्मान करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी उठती है कि ये पनप कैसे जाते हैं। शुरुआत तो वहीं से होती है ना। शुरुआत जो अपना धंधा करता है, माननीय मंत्री जी, तमाम राजनेताओं को मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, जब वो शुरुआत करता है, कोई धंधा शुरुआत करता है, वहाँ गलती तो वहीं से करता है। शुरुआत जब गलती वहाँ से होती है, अगर उसको वहीं पर रोक दिया जाए तो वो मीडिया हाउसेस के तरफ जो कदम बढ़ाता है अपने गलत धंधों को ढकने के लिए, तो पहले गलत धंधे आ कहाँ से रहे हैं, उसको शुरुआत में अगर दबा दिया जाए, आपके तमाम नगर निगम उसको गलत परमिशन देता है, सर शुरुआत तो वहीं से होती है। बिल्डिंग परमिशन हो वहाँ से शुरुआत होती है। तमाम गलत धंधे वहाँ से जो देखता है कि हाँ भाई पैसे दे के सारे काम हो रहे हैं। नेता सर छोटे छोटे कार्यक्रमों में बिना इस बात की तस्दीक करे कि उस व्यक्ति की क्या सोशल वैल्यू है, नेताओं के पास सारी जानकारी रहती है, उसके बावजूद भी उसके तमाम कार्यक्रमों में, उस व्यक्ति के तमाम कार्यक्रमों में वो शिरकत करने जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं और बिल्कुल बेफिक्र होकर ठीक है साहब हमें किसी ने बोला हम तो चले जाएंगे, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल संत का वो स्वभाव दिखाते हैं और बिल्कुल हमें तो जिसने बुलाया उसके पास हम चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो गलत धंधों के उसके जो बड़े बड़े जो हाथ जब निकलना शुरू होते हैं, तब उसको कहीं ना कहीं ढकने के लिए जब मीडिया हाउस करता है तो वो कहते हैं देखिए साहब मीडिया हाउस सब गलत कर रहे हैं, पत्रकारों को शुचिता का पालन करना चाहिए, पत्रकारों को ऐसा करना चाहिए। अरे भाई वो जो पत्रकार वहाँ पे नौकरी लेने पहुंच चुका है उसे भी नहीं पता, वो भी संत भाव से पहुंच गया कि साहब मुझे नौकरी के लिए बोला गया था, मैं नौकरी करने वहाँ पहुंच गया हूँ। अब उसके बाद आज की तारीख में सोशल मीडिया पे राजनेताओं के जो तमाम जो लोग हैं, कोई कहता है गोदी मीडिया है, कोई कहता है कांग्रेस मीडिया है, कोई कहता है वामपंथी मीडिया है, कोई कहता है फलाना मीडिया है, कोई कहता है ढीमका मीडिया है। अरे शुरुआत तो राजनेताओं के संरक्षण से शुरू होती है। अगर राजनेता भी संरक्षण देना बंद कर दें तो मीडिया की शुचिता भी होना बहुत आसान हो जाएगा। इस बात के सम्मान के साथ सर इस चर्चा को यहीं विराम देना चाहूंगा। आपके जैसे थैंक यू, नमस्कार।